नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश बैरागी जागृत इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत करता हूं और आप लोगों के लिए आज एक बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हुआ हूं दोस्तों। मैं इंडियन ज्योग्राफी का एक बेहतरीन और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो कि भारत के भूगोल का महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये भारत का सामान्य परिचय। तो दोस्तों सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा पहले से एक मैप जनरेट किया हुआ है जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात एक होती है भारत के विषय में। जब हम बात करते हैं, ये हमारी पृथ्वी है और भारत जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। संपूर्ण पृथ्वी को हम दो भागों में देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, भारत को हम उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भारत। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल अगर हम देखते हैं तो ये हो जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। कई बार आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। पर देखें दोस्तों, यहां से कई सारे सामान्य प्रश्न होते हैं क्योंकि चैप्टर का नाम भी जैसा कि आप जानते हैं भारत का एक सामान्य परिचय है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ध्यान रखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों ये होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान। ध्यान रखें, क्षेत्रफल में 7वां स्थान आता है भारत का, जो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% होता है। 2.42% होता है भारत का क्षेत्रफल लगभग संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का। अभी देखें दोस्तों, यहां से फिर एक बात और उठती है कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो ये हो जाता है रूस। ध्यान रखें, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश होता है रूस। ठीक है। तो देखते हैं हम जनसंख्या। अगर मैं बात करूं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, दोस्तों आप भी जानते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान होता है दूसरे नंबर पर आती है ना, सेकंड नंबर पर आती है, दूसरा स्थान है सेकंड। अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो दोस्तों भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या से 17.5% भारत की जनसंख्या का परसेंट निकल कर आता है। ध्यान रखें, ये आंकड़े ढेरों बार एग्जाम में आ चुके हैं। जनसंख्या में हमारा दूसरा स्थान है जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश माना जाता है चाइना, सेकंड नंबर पर आता है भारत। ठीक है। चलिए फिर देखते हैं दोस्तों आगे। अगर हम भारत के विषय में देखें तो ये पॉइंट्स आप बिल्कुल याद रखें। मैं पूरा कोशिश करूंगा क्लास में, साथ साथ आपको अगर याद होता चलेगा तो मेरी मेहनत में सफल मानूंगा दोस्तों। फिर अगर हम देखते हैं भारत की, मैं अगर स्थल सीमा की बात करता हूं तो ये 7 पड़ोसी देशों को टच करती है। यहां पर पाकिस्तान, यहां थोड़ा सा एरिया आ जाता है अफगानिस्तान। फिर इधर देखें हम तो ये हो जाता है आपका चीन, यहां थोड़ा सा एरिया आ जाता है नेपाल। ठीक है। यहां पर दोस्तों भूटान, बांग्लादेश, यहां पर म्यांमार। ठीक है। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत की जो हमारी सीमा, स्थल सीमा, ये 7 पड़ोसी देशों को टच करती है, यानी कि हमारे 7 पड़ोसी देश हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों सबसे अधिक स्थल सीमा हमारी किस देश को टच करती है, किस पड़ोसी देश को टच करती है, तो ये हो जाता है बांग्लादेश। सर्वाधिक स्थलीय सीमा वाला देश जो भारत के स्थल सीमा के संपर्क में आता है। ठीक है। या फिर हम बोले कि भारत ऐसा कौन सा देश है जो भारत की स्थलीय सीमा से सर्वाधिक जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाता है बांग्लादेश। क्लियर है।
ठीक है, और सबसे सबसे कम होता है अफगानिस्तान। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये हुई स्थल सीमा की बात। जल सीमा, जल सीमा से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम देखते हैं। जल और थल से जुड़ता है पाकिस्तान, ध्यान रखें, पाकिस्तान जल व थल दोनों से। सेम इधर पर बांग्लादेश जल व थल दोनों से। म्यांमार जल व थल दोनों से जुड़ता है। ठीक है, ये 3 देश ऐसे हुए तो जल थल दोनों से जुड़े हुए। अभी दोस्तों, इनके अलावा अगर हम बात करते हैं जल सीमा से जुड़े हुए देश, तो उनमें हो जाते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, यहां आता है श्रीलंका। कितने भाई? 4, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। इसके अलावा थाईलैंड, म्यांमार को ले चुके हैं 4 में ना, थाईलैंड। इसके अलावा यहां लिख देता हूं मैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, और एक होता है मालदीव। ठीक है, इस प्रकार से 7 ऐसे देश हैं जिनसे हमारी जलीय सीमा संबंध रखती है। कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका यहां जाता है, फिर थाईलैंड, इंडोनेशिया और मालदीव। 7 ऐसे देश हैं जिनसे हमारी जल सीमा जुड़ी हुई है, और 7 ऐसे देश हैं जिनसे हमारी थल सीमा जुड़ी है। 7 थल सीमा वाले देश कौन कौन से थे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये थल सीमा। फिर जल थल दोनों से जुड़े हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, फिर जल सीमा से अगर देखें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मालदीव। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हम अगर आगे, अगर मैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और देखते हैं। ये होता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगर मैं बात करूं भारत का पूर्वी बिंदु कहलाता है दोस्तों वालांगू, जो कि है अरुणाचल प्रदेश, भारत का पूर्वी बिंदु। याद रखें आप, यहां से हर बार क्वेश्चन पेपर में कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, तो हर टॉपिक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और एक एक क्वेश्चन हमें बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको समझते हुए चलना है दोस्तों। वालांगू अरुणाचल पूर्वी बिंदु हुआ। इसी तरीके से पश्चिमी बिंदु कहलाता है, गुजरात का होता है सकरी, गुजरात में, ये भारत का पश्चिमी बिंदु कहलाता है। अगर मैं बात करूं उत्तरी बिंदु की, तो ये होता है इंदिरा कॉल, ये भारत का उत्तरी बिंदु कहलाता है। ये होता है जम्मू एंड कश्मीर का पॉइंट है। ठीक है, तो देखते हैं हम भारत का दक्षिणी बिंदु, ये होता है इंदिरा पॉइंट कहां पर है? मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं रहता, खासकर जो नए छात्र हैं, अभी कंपटीशन में नए तरीके से आए हुए हैं। इंदिरा पॉइंट दोस्तों, यहाँ अंडमान निकोबार को अगर हम देखते हैं, तो निकोबार द्वीप समूह का अंतिम जो बिंदु होता है वो कहलाता है इंदिरा पॉइंट। निकोबार का अंतिम बिंदु होता है इंदिरा पॉइंट, याद रखें। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या देखा है? भारत का पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश, भारत का पश्चिमी बिंदु कहलाता है गुजरात सरकरी, उत्तरी बिंदु कहलाता है इंदिरा कॉल जम्मू एंड कश्मीर, और दक्षिणी बिंदु कहलाता है इंदिरा पॉइंट, जो कि होता है आपका निकोबार द्वीप समूह का लास्ट बिंदु। क्लियर है? और दोस्तों एक और होता है भारत का दक्षिणी कोना, भारत का दक्षिणी कोना, जिसे हम कह सकते हैं कन्याकुमारी। कई बार नए छात्रों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी को माना जाना चाहिए, है ना, लेकिन दक्षिणी बिंदु होता है निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट, ये लास्ट बिंदु, और ये बिंदु कहलाता है दक्षिणी कोना, भारत का दक्षिणी
कॉर्नर। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए अभी देखते हैं दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात आपसे कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, वो होता है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जो कि भारत के कितने राज्यों से निकलती है? 8 राज्यों से। सही है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कर्क रेखा को तो गुजरात, फिर यहां पर आ जाता है राजस्थान, तो मैं लिखता चलता हूं गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर देखते हैं हम अगर तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और मिजोरम। कितने हुए दोस्तों? 8 राज्य। कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से ऊपर गुजरती है। ये कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले गुजरात, गुजरात से आगे बढ़ते हैं तो यहां राजस्थान मिलेगा, राजस्थान से फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, के बाद में अगर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। इस प्रकार से 8 राज्य होते हैं जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। क्लियर है, या कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं कुछ रेखाएं पूछी जाती हैं दोस्तों आपसे ज्योग्राफी में, जो विगत कई बार आपसे ये पूछी गई है। जैसे सबसे पहले रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ लाइन या रेडक्लिफ रेखा। दोस्तों इसका निर्धारण 1947 में सर रेडक्लिफ ने किया था। याद रखें आप, 1947 में सर रेडक्लिफ, इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम भी पड़ा, रेडक्लिफ लाइन या रेडक्लिफ रेखा। 1947 में ये रेखा पहली बार जो रेखा का निर्माण हुआ था, ये हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। यानी कि ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा क्या कहलाती है? रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। याद रखेंगे आप, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा कहलाती है रेडक्लिफ रेखा। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसको इस तरीके से भी पूछा जा चुका है दोस्तों। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो ये है भारत और पाकिस्तान। क्लियर है। तो दोस्तों एक रेखा और पूछी जाती है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो कि चीन और भारत के बीच की रेखा है। याद रखें आप, चीन और भारत। तो दूसरा हम लेते हैं मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 1914 में सर मैकमोहन ने किया था। मजे की बात है दोस्तों कि इन रेखाओं के नाम हैं, इन रेखाओं को जिन्होंने बनाया हुआ है उन्हीं के नाम पर इन रेखाओं के नाम रखे गए। क्लियर है। तो समझने में भी आसानी रहेगी और आपको याद भी बड़े आसानी से हो जाती है। मैकमोहन रेखा निर्माण किया है सर मैकमोहन ने 1914 में। ये रेखा किन दो देशों के बीच में? ये रेखा है चीन और भारत के बीच की रेखा। चीन और भारत के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। क्लियर है। फिर दोस्तों देखते हैं हम, तीसरी रेखा होती है डूरन रेखा। डूरन रेखा दोस्तों इसका जो निर्धारण किया था ये सर डूरन ने किया था, 1896 में किया था। तो तीसरे व्यक्ति का नाम भी उसी रेखा के नाम से ही जुड़ा हुआ है, 1896, सर डूरन। सर डूरन के नाम पर ही इस रेखा का नाम भी रखा गया, डूरन रेखा। क्लियर है दोस्तों। ये जो है बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है डूरन रेखा की। अगर हम देखते हैं यहां से, अगर मैं देखूं तो ये कुछ मैं कहता हूं अफगानिस्तान। सही है। 1947 से पहले तक डूरन रेखा दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा थी, क्योंकि ये भी भारत था पहले
1947 से पहले आज जहां पर पाकिस्तान है वह सीमा भी, वह क्षेत्र भी भारत में ही गिना जाता था। तो दोस्तों इस हिसाब से 1947 से पहले तक ये जो रेखा है, डूरंड रेखा, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा थी। क्लियर है? लेकिन 1947 के बाद से ये रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा मानी जाती है। अगर क्वेश्चन आता है कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो आप सीधा सीधा आंसर लगाएंगे, ये है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा। अगर क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाता है कि 1947 से पहले डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में थी, तो आप बता देते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा थी ये डूरंड रेखा। क्लियर है? जिसका निर्धारण 1896 में सर डूरंड ने किया था। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें आपको कहीं कोई समस्या उत्पन्न होना चाहिए। 3 रेखाएं हमने देखी है। सबसे पहले रैडक्लिफ रेखा 1947 में निर्माणकर्ता जो है, इसका निर्धारण जो किया था सर रैडक्लिफ ने किया था। दूसरा हमने देखा मैकमोहन रेखा 1914 में, मैकमोहन रेखा का निर्धारण सर मैकमोहन ने किया है, जो चीन और भारत के बीच की रेखा है। और तीसरी डूरंड रेखा, जिसका निर्धारण सर डूरंड ने 1896 में किया था, जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है, लेकिन इससे पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा ये मानी जाती थी। क्लियर है? अभी दोस्तों अगला मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाने वाला हूं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा। दोस्तों जब हम मानक समय रेखा की बात करते हैं तो हमें तुरंत याद आता है मानक समय रेखा जिसे कहा जाता है 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा। 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही मानक समय रेखा कहती है। अगर हम दोस्तों भारत की बात करते हैं तो मानक समय को हम ऐसे ले सकते हैं, एक परमानेंट या स्टैंडर्ड टाइम जोन जो रहता है, परमानेंट जो समय रहता है, तो हम भारतवासी मानक समय जो है इलाहाबाद के मिर्जापुर जिले से लेते हैं। कहां से लेते हैं दोस्तों? इलाहाबाद के मिर्जापुर जिले से। इलाहाबाद में मिर्जापुर जिले से भारत का मानक समय लिया जाता है। मानक समय रेखा का क्या नाम है? 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कहां से ली गई है? इलाहाबाद के मिर्जापुर जिले से ली गई। क्लियर है दोस्तों? विश्व के अन्य कई सारे देश जो हैं वो अपना समय मानक समय लिया करते हैं लंदन में ग्रीनविच से। लंदन ग्रीनविच। अभी ये मैं क्यों बता रहा हूं, उसका कारण है दोस्तों, लंदन में ग्रीनविच का जो मानक समय है और भारत के मानक समय दोनों के बीच में 5.5 घंटे का अंतर होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि लंदन में ग्रीनविच के मानक समय और भारत के मानक समय में कितने समय का अंतर होता है। दोस्तों ये होता है 5.5 घंटे का अंतर। इसके पीछे एक बड़ा रोचक तथ्य होता है, क्योंकि देशांतर रेखा चूंकि जो खड़ी लाइनें होती हैं, ठीक है, अक्षांश जो कि आड़ी लाइनें होती है, देशांतर रेखा तो डिग्री 1 डिग्री जब कोई देशांतर रेखा, जब मानक समय में जो 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जब पश्चिम से पूर्व की ओर 1 डिग्री ये रेखा खिसक जाती है, 1 डिग्री खिसक जाती है, तो समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। कितना? 4 मिनट का अंतर आ जाता है। क्लियर है? यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर इस रेखा को अगर हम मापते हैं तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। याद रहेगा, समय बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब पश्चिम से हम 1 डिग्री मानक समय रेखा को आगे लेकर चलते हैं या फिर मापते हैं तो 4 मिनट का अंतर आएगा। सही है? 1 डिग्री अगर रेखा बढ़ेगी इस तरफ तो 4 मिनट का अंतर रहेगा। क्लियर है? अभी चूंकि जो लंदन है हमसे कितना पीछे, पश्चिमी सभ्यता का देश कहलाती है, यूरोप महाद्वीप में यहाँ कहीं अगर हम देखें तो लंदन हमारा इधर कहीं पे आएगा। सही है ना? तो पश्चिम से पूर्व की ओर मानक समय रेखा जो बढ़ती है तो 1 डिग्री बढ़ने पर मानक समय में या पर हमारे जो समय है उसमें 4 मिनट का अंतर आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए
अगला देखते हैं हम, आपसे सामान्य परिचय में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कितने? तो या दोस्तों ये आप याद रखें, ये देश हैं 5। नंबर पहला भारत, नंबर सेकंड हो जाता है पाकिस्तान, तीसरा होता है भारत पाकिस्तान, नेपाल, चौथा होता है भूटान, और पांचवा होता है बांग्लादेश। ये याद रखें आप, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? नंबर पहला होता है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 5 देश हैं। ये संयुक्त रूप से मिलकर कहलाती है भारतीय उपमहाद्वीप। क्लियर है? चलिए, एक बात फिर पूछी जाती है दोस्तों, क्योंकि अगर भौगोलिक आधार पर भारत की बात की जाए तो भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से या फिर भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ये बहुत बड़ा एक विस्तृत टॉपिक भी होता है। भारत में भौगोलिक क्षेत्र जो होते हैं, तो मूल रूप से 6 भागों में हम देखते हैं। नंबर पहला होता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो भारत में ऊपर की तरफ हम देखते हैं पूरे पर्वतीय प्रदेश कहलाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें बर्फ रहता है हमेशा, हिमालय का एक बड़ा भाग माना जाता है। सही है। दूसरा अगर हम देखें तो हो जाता है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों, सतलज आदि नदियों से ये उत्तर के विशाल मैदान का एक निर्माण हुआ है, जो उपज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, फसल की दृष्टि से इंपोर्टेंट माना जाता है, जो कि तो उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा अगर दोस्तों हम देखें तो प्रायद्वीपीय पठार। अगर हम देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश से ही और दक्षिण भारत तक पूरे पठारी भाग होती है, ये सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र भी कहलाता है। तो ये होता है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा होता है दोस्तों तट एवं तटीय प्रदेश। चौथा है तट एवं तटीय प्रदेश। हमारे भारत में 2 और तट हैं, ये होता है पूर्वी तट और ये कहलाते हैं पश्चिमी तट। पूर्वी तट, पश्चिमी तट। क्लियर? फिर देखते हैं अगर हम, पांचवा होता है द्वीप समूह। दोस्तों भारत में अगर द्वीप समूह की बात करते हैं, यहां पर होते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इस तरफ अगर हम बात करते हैं ये होते हैं लक्षद्वीप। सही है? लक्षद्वीप समूह। तो 2 द्वीपों के आधार पर हम देख लेते हैं, ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह, द्वीप एवं द्वीप समूह। छठवां होता है दोस्तों मरुस्थल। सही है? तो भारत का मरुस्थल जो कि जैसलमेर और राजस्थान राज्य में पूरे में छाया हुआ है, ये पूरा मरुस्थल भाग होता है। इस प्रकार से भौगोलिक की दृष्टि से अगर हम भारत को देखते हैं तो हम संपूर्ण भारत को 6 भागों में बांटा हुआ पाते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ऊपर जो पर्वत की पूरे पर्वत छाए हुए पर्वत हैं भारत में स्थित हैं। सेकंड, उत्तर का विशाल मैदान, पूरा विशाल मैदान है, प्लेन कहलाते हैं ये। यहाँ पर किसी प्रकार के पहाड़ वगैरह या फिर ऊंचे नीचे स्थान आपको देखने को नहीं मिलते हैं उत्तर प्रदेश साइड में। फिर प्रायद्वीपीय पठार जो कि मध्य प्रदेश से ही लगभग स्टार्ट हो जाते हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश से, और दक्षिण भारत तक चलते हैं। फिर चौथा होता है तट एवं तटीय प्रदेश। तो भारत में पूर्वी तट और पश्चिमी तट, 2 तट है। ठीक है? फिर देखते हैं द्वीप एवं द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। फिर छठवां होता है मरुस्थल। क्लियर है?
चलिए तो देखते हैं हम दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, जो अभी मैं आपको डिस्कस करके बताया हुआ हूं कि बांग्लादेश के साथ में हमारी स्थल सीमा सबसे लंबी है। सही है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? किस राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबी? ये होता है गुजरात। याद रखिए, गुजरात की जो तटरेखा है ये सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कहलाता है। भारत का ऐसा राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है या सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। तो आप याद रखें, इसकी तटरेखा सबसे लंबी है। हालांकि देखने पे कई बार हमें ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश की तटरेखा जो है सबसे लंबी, देखने में समझ में आती है, लेकिन ये होता नहीं है ना। गुजरात चूंकि देखिए थोड़ा सा घुमा हुआ है, तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी होती है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला, तो आप बता सकते हैं आंध्र प्रदेश। ये भी याद है। अगर वो आपसे सीधा सीधा दक्षिण भारत की बात करता है कि दक्षिण भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो आप क्या बता देंगे? आंध्र प्रदेश है। लेकिन ओवरऑल भारत की बात की जाती है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो वो हो जाता है गुजरात। क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा और इसी तरह आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहें और आप और हम लगातार इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।